हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक कृतिका से चैप्टर नंबर 4 और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जिससे कि पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया था, उसे आप अभी संक्षेप में उसे समझ सके, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th की अभी हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में हम लोग इंग्लिश के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने क्लास 10th के कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चैप्टर पार्ट 3। और पार्ट 3 शुरू करने से पहले एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर की टाइटल है एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। एही ठैया का मतलब होता है इसी जगह, झुलनी मीन्स नथ, हेरानी मतलब भुला गया, हो रामा मीन्स ओ गॉड। तो इसी जगह जो नथ है वो भुला गया, ओ गॉड। और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ये कहानी स्टार्ट होती है, ये स्टोरी शुरू होती है दुलारी से, जो कसरत करती है और कसरत करने के बाद तौलिए से अपने बॉडी को पोंछती है और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी भुजाओं को बड़े फ़ख्र से देखती है और साथ साथ में प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ भिगोए हुए चने को चबाती है। उसी वक्त किसी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर टुन्नू रहता है। ठीक है, वो टुन्नू से आने की वजह पूछती है तो टुन्नू उसे एक बंडल देता है, जिसमें वो चेक करती है तो उसे एक साड़ी मिलती है, खद्दर की एक साड़ी मिलती है। टुन्नू उसे बहुत ही मुस्कुराहट के साथ उसे कहता है कि ये गांधी आश्रम में बुनी गई है। लेकिन इतना सुनने के बाद जो दुलारी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो टुन्नू को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो बात सुनाती है टुन्नू को और टुन्नू के आंखों में अपमान की आंसू छलक पड़ते हैं। ठीक है, दुलारी क्या करती है कि उसे बहुत सारी बातें सुनाते सुनाते वो धोती को उठाकर पैरों के पास टुन्नू के पैरों के पास वो फेंक देती है। टुन्नू की आंखों में काजल लगे होते हैं और वो उन्हीं काजल लगे हुए आंसू जो थे वो टप टप कर धोती में गिर रहे थे, धोती नुमा साड़ी पर गिर रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो मन पर किसी का बस नहीं चलता वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे जब जाता है तो पीछे से दुलारी उसे देखती रहती है। उसकी भवें जो आईब्रो है वो अभी भी चढ़ी होती है, यानी वो गुस्से में होती है। लेकिन जैसे वो जाते हुए देखती है टुन्नू को तो उसका जो दिल है वो पसीज जाता है, करुणा भर जाता है उसके दिल में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि टुन्नू के दिल में उसके लिए क्या जगह है और उसके दिल में टुन्नू के लिए क्या जगह है, क्योंकि वो पहले ही दिन से जब कंपटीशन हो रही थी गाने की तो उस वक्त से वो टुन्नू के प्रति आकर्षित थी, उसके लिए मंत्रमुग्ध थी। टुन्नू उसके घर में बार बार आता जाता था और आध एक घंटे बैठ जाता था, फिर वहाँ से चला जाता था, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात दुलारी को नहीं बताता था। टुन्नू करीब 17-18 साल का एक नवयुवक था। टुन्नू के जाने के बाद दुलारी उस धोती को उठाती है जिस पर आंसुओं के धब्बे थे, काजल लगे हुए, वो उसे उठाती है और उसको बार बार चूमती रहती है। ठीक है, फिर वो क्या करती है कि उस धोती को अलमीरा में वो रख देती है। दुलारी और टुन्नू की जो मुलाकात है वो एक गाने से हुई थी, गाने के कंपटीशन से हुई थी, क्योंकि दुलारी भी गाने का काम करती थी। ठीक है, कजली शैली में वो गाया करती थी और जो टुन्नू था वो भी गाने का काम करता था। ठीक है, तो जो कंपटीशन थी, एक सवाल जवाब की जो कंपटीशन थी, उसी में दोनों की मुलाकात हुई थी। टुन्नू उससे बार बार सवाल जवाब कर रहा था और लास्ट में उसने जो कहा, इससे जो सुंदर का मालिक था फेकू सरदार, वो टुन्नू को मारने के लिए दौड़ा। क्यों? क्योंकि वो दुलारी पर अपना हक समझता था और इसलिए जो टुन्नू उससे बाद सवाल जवाब कर रहा था गाने के दौरान, तो वो उसे अच्छा नहीं लगा और वो उसे डंडा लेकर दौड़ाने लगा। लेकिन जो दुलारी थी उसने टुन्नू की हिफाजत की थी उस वक्त। ठीक है, और इस तरह से दोनों का परिचय हुआ। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, आप इस चैप्टर पर ध्यान दीजिए।
दुलारी की एक विशेषता थी कि बड़े से बड़े जो शायर थे उसके सामने कुछ नहीं थे। वो उससे बहुत ही ज़्यादा डरते थे, क्योंकि वो अपने गाने में उन सभी को हराने का एक दम रखती थी, ठीक है। यानी बड़े से बड़े जो गाने वाले शायर थे उसके आगे उनकी कोर दबती थी, वो लिहाज़ करते थे और उनके सामने गाने से घबराते थे। किसके सामने? दुलारी के सामने, ठीक है। तो जब वो चला जाता है तो इतने में फेकू सरदार आते हैं और उसे बंडल देते हैं धोतियों की, और वो कहते हैं दुलारी उनसे कहती है कि आप तुमने तो साड़ी देने का वादा किया था। इस पर फेकू सरदार कहते हैं कि अभी मंदा चल रहा है, नेक्स्ट 30 पर मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन इसी बीच गली में जो एक जुलूस निकलती है, जहाँ पर विदेशी चीज़ों को लेकर उसे जलाने के लिए लोगों से आह्वान किया जाता है कि वो विदेशी चीज़ों को दे ताकि वो उसे जला सके, क्योंकि उस वक्त आंदोलन चल रहा था देश को आज़ाद करने के लिए। दुलारी ये बातें सुनती है अपने घर से, वो वहाँ जो बंडल होती है धोतियों की वो लेती है, उठाकर वो खिड़की से फेंक देती है। जो कलेक्ट कर रहे होते हैं वो बहुत हैरत से देखते हैं कि इसने ये आखिर किसने फेंका, क्योंकि अभी तक में जो भी विदेशी चीज़ आ रही थी वो फटे पुराने ही थे, ठीक है। लेकिन जब वो ऊपर देखते हैं तो खिड़की बंद हो चुकी होती है, और साथ में अलग जगह पर खड़े होकर जो पुलिस का जो एक खुफिया रिपोर्टर होता है अली सगीर, वो दूर खड़ा देख रहा होता है। इतने में दोबारा खिड़की खुलती है और अली सगीर देख लेता है कि वो दुलारी है, और जो फेकू सरदार को भी वो देख लेता है। फेकू सरदार उसके हाथों को झड़क कर दोबारा से खिड़की बंद कर देते हैं और उनमें कोई बहस चल रही होती है। फिर कुछ देर के बाद वो दुलारी उसके पीछे पीछे आती है और उसे बहुत बात कहती है, और इस तरह से जो फेकू सरदार है वो आगे आगे की ओर चलता रहता है, ठीक है। और फिर वो वहाँ से दुलारी कहती है कि दोबारा नहीं आना मेरे यहाँ, वरना मैं तुमको तुम्हारा मुँह नोच लूँगी। और ये कहते वो अंदर चली जाती है और जो फेकू सरदार है वो अली सगीर के पास चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो दुलारी है फिर वो अपने रूम में चली जाती है। वो बहुत ही खिज भरी होती है उसमें, पड़ोसिनें उसके पास आती है, उसे समझाती हैं, ठीक है। लेकिन इतने में झिंगुर नाम का एक लड़का आता है और वो ये बताता है कि टुन्नू मारा गया। तो इतने में दुलारी की आंखों से जो आंसू थे वो झड़ने लगते हैं, बहुत आंसू भर जाते हैं उसकी आंखों में। लोग जो पड़ोसिनें थे वो सोचती है कि ये तो कठोर दिल की है, लेकिन इसकी आंखों में ऐसा आंसू कैसे आया, शायद ये नाटक हो, ठीक है। तो उसमें से एक बिट्टो नाम की एक रहती है, वो उसे दिल लगी भी करती है, लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे लुका छिपी फूटी आँख नहीं सुहाती, मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट पर किया, ठीक है। और इस तरह से वो झिंगुर से पूछती है कि टुन्नू कहाँ मारा गया है। वो बताता है टाउन हॉल। वो टुन्नू के दिए हुए धोती को निकालती है और उसे पहनती है और वहाँ जाने के लिए निकलती है। दरवाजे पर ही उसे मुंशी के साथ फेकू सरदार मिल जाता है और वो उसे कहता है कि आज अमन सभा में आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये फेकू सरदार एक चाल चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि टुन्नू मारा गया है और वो दुलारी और टुन्नू के बारे में जानता था अच्छी तरह से, और दुलारी को जानबूझ कर के वो नचवाना और गवाना चाहता था। तो हमने पिछली क्लास में यहीं तक पढ़ा था, और चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ लिखा है, रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। किसने कहा? जो अखबार के प्रधान संवाददाता हैं उन्होंने अपने सहकर्मी से कहा। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती, यानी आपके बस की बात नहीं है। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतार कर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींच कर कहा, ये जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से लाए हैं वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? ये प्रेम प्रसंग की जिस तरह से बातें हैं वो कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए। संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं, मतलब कि जेल पहुंचा दिए जाएं। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर, यानी अपने बारे में बातें होती सुनकर संपादक जी भी सजग हो गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ, और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? यानी वो टाइटल भी पढ़ दीजिएगा जो आपने इस पर लगाया है। क्या टाइटल है? यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा, और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे।
अब वो रिपोर्ट में क्या लिखा था? उस रिपोर्ट में लिखा था, कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो नेता चाहते थे कि देश आज़ाद हो, तो उनकी अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था, यानी कि जो विदेशी चीज़ों को कलेक्ट कर रहा था जलाने के लिए, ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस, कजली मतलब क्या होता है? कजली शैली होती है, गायन की एक शैली होती है। ठीक है, तो उस टुन्नू तो गायक था ही, ठीक है, तो वो भी उसमें शामिल था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा। यानी कि जब टाउन हॉल पहुंचकर जो जुलूस था वो विघटित हो गया, यानी कि अलग अलग हो गया। जो उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर अलग अलग हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। यानी कि जब टुन्नू ने उसका प्रतिवाद किया, बहिष्कार किया, तो उसने जमादार ने क्या बूट की ठोकर मारी। ठीक है, चोट पसली में लगी, वो तिलमिलाकर ज़मीन पर गिर गया। उसके मुँह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही किसके मुँह से निकल पड़ा? टुन्नू के मुँह से। ठीक है, तो जब जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी तो वो तिलमिलाकर ज़मीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक जुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी, यानी अंग्रेज़ों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। लोगों से कहा कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया है कि वास्तव में टुन्नू मर गया। ठीक है, तो किसने पता लगा? रिपोर्टर ने पता लगाया कि वास्तव में जो टुन्नू था वो मर गया था। रात के 8 बजे टुन्नू का शव कवरुणों में प्रवाहित किए जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा है। यानी कि नदी में जब उसको बहाने के लिए ले गए थे तो उसे भी संवाददाता ने देखा है। इस सिलसिले में ये भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौनहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वो बहुत उदास थी। उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस ज़बरदस्ती ले आई थी। जिस तरह से हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, ठीक है, कि फेकू सरदार जो था पुलिस के साथ मिला हुआ था और उसे ज़बरदस्ती वहाँ ले गया था ऑर्डर देकर कि वो वहाँ गाए और नाचे। वो उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहाँ 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज़ गाने की फरमाइश की, यानी कि कोई नई चीज़ गाओ। किसने कहा? अली सगीर ने कहा। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछूं, यानी इसी जगह जो नथ है वो भुला गई हो गॉड, मैं किससे पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल एनवायरनमेंट आमोदित हो उठा, यानी खुशबू से भर उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए, यानी नज़र जमाए उसी स्थल पर दृष्टि यानी नज़र जमाए हुए दुलारी ने दोहराया। ठीक है, दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। और फिर चारों ओर उद्भ्रांति यानी कि हैरान नज़र घुमाते हुए उसने गाया, कासों में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक क्षीण रेखा से खींची, यानी उसके होठों पर स्मित की एक क्षीण रेखा से खींच गई। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं ननदिया से पूछूं देवरा से पूछत जानी हो रामा, यानी सास से पूछूं ननद से पूछूं देवर से पूछने में शर्म आती है ओ गॉड। देवरा से पूछत कहते कहते वो बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठी, या यूं कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद संपादक कहते हैं कि सच है परंतु छप नहीं सकता। किसने कहा? संपादक ने कहा सत्य है परंतु छप नहीं सकता। तो ये आज की चैप्टर यहीं कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई समरी के साथ। थैंक यू।